जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कृषि के बारे में। एक टॉपिक छपा हुआ है दैनिक भास्कर में, और साथ में ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे जितने प्रश्न कर सकें। तो पहले इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि गेहूं में आत्मनिर्भर देश चावल उत्पादन से क्यों बचते हैं। गेहूं में आत्मनिर्भर देश चावल उत्पादन से क्यों बचते हैं। ये चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, इन दोनों में पानी जो होता है, पानी ये ज़्यादा लगता है। और इसके गेहूं चावल में भी देखा जाए, चावल में प्रति किलो चावल उत्पादन में बहुत सारा पानी, कम से कम 1500 लीटर से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है। अभी देखिए इसमें शायद आर्टिकल में कहीं लिखा भी होगा तो हम सही से जान सकेंगे। दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार करीब 225 मिलियन टन है, जबकि चावल का 58 मिलियन टन है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निर्यात बाजार है वो चावल का कम है और गेहूं का ज़्यादा है। गेहूं का फिर से देखें, दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार करीब 225 मिलियन टन है। कितना बढ़िया इसमें सारे दिए गए हैं जो आंकड़े हैं कि दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार 225 मिलियन टन है, जबकि चावल का 58 मिलियन टन है। लेकिन 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी, मैं तो 1500 कह रहा था जी, ना 4000 लीटर पानी का दोहन होता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी का दोहन होता है। कितना? 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी की दोहन होता है। दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार 225 मिलियन टन का है, जबकि चावल का 58 मिलियन टन का है। 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी का दोहन करना होता है। भारत ने इस अनाज का निर्यात इस साल रोक दिया है। किसका? भारत ने चावल का निर्यात जो है रोक दिया है, जिससे दुनिया में चावल की कीमत में 7 साल में सबसे बड़ा उछाल आ गया है। देखिए दुनिया में गेहूं का निर्यात बाजार 225 मिलियन टन है, चावल का 58 मिलियन टन है। 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होता है, यानी पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और दुनिया में चावल का निर्यात करने में भारत जो है अग्रणी देशों में से एक है। और भारत ने इस अनाज का निर्यात इस साल रोक दिया है। इससे दुनिया में चावल की कीमत में 7 साल में सबसे बड़ा उछाल आ गया है। सच तो यह है कि भारत दुनिया में इस अनाज के कुल निर्यात का 40% या करीब 22 मिलियन टन भेजता है। 58 मिलियन टन में से जो पूरे दुनिया का निर्यात बाजार है चावल का 58 मिलियन टन है, उसमें से भारत जो है 22 मिलियन टन चावल का निर्यात करता है, जो कि कुल निर्यात मतलब चावल के निर्यात बाजार का 40% है। भारत में धान का इस वर्ष का उत्पादन लगभग 131 मिलियन टन है। दुनिया में पूरा निर्यात बाजार 58 मिलियन टन का है, और इसके 2 गुने से भी ज़्यादा 131 मिलियन टन का उत्पादन भारत का धान में इस साल है। हालांकि भविष्य में अनाज के संकट के अंदेशे से सरकार ने चावल की कुछ किस्मों और गेहूं के निर्यात पर पिछले 2 वर्षों से रोक लगा दी है। लेकिन सोचना यह है कि आखिर क्यों विश्व बाजार में भारत के चावल की मांग है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, याची जब गेहूं के निर्यात आदि होगा, जब गेहूं के निर्यात में अग्रणी हो सकते हैं। अच्छा, गेहूं के निर्यात में अग्रणी हो सकते हैं तो चावल में क्यों नहीं। देखिए आप समझिए ध्यान से कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जब गेहूं के निर्यात में अग्रणी हो सकते हैं तो चावल में क्यों नहीं। दरअसल अपने यहाँ चावल का उत्पादन करने के लिए जल संसाधन का दोहन न कराकर वे भारत का चावल खरीदने के लिए उत्सुक हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चावल की अपेक्षा कम पानी लेने वाली फसल गेहूं का निर्यात तो करते हैं, लेकिन चावल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए चावल का उत्पादन नहीं करते हैं और भारत से चावल का आयात करवा लेते हैं, और भारत के जल संसाधनों का दोहन हो जाता है। और हम लोग बड़े खुश होकर के चावल का उत्पादन करते हैं और कहते हैं कि इसको हम बेच देंगे और हम दुनिया को निर्यात करते हैं चावल। लेकिन दरअसल हम खाली चावल का निर्यात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतने सारे जो जल संसाधन का हम दोहन कर रहे हैं, उस जल संसाधन का भी हम प्रत्यक्ष रूप से निर्यात कर रहे हैं। यानी भारत वास्तव में चावल नहीं बल्कि देश का पानी निर्यात कर रहा है। यही स्थिति कमोबेश गन्ने को लेकर के है। गन्ने में भी खूब पानी की आवश्यकता होती है।
ब्राज़ील जैसा प्रमुख चीनी उत्पादक गन्ने की जगह अन्य स्रोतों से चीनी बना रहा है। गन्ने के उत्पादन में भी पानी की खपत असाधारण रूप से ज़्यादा है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ भूजल स्तर काफ़ी ऊपर है, वहाँ गन्ने की खेती तो फिर भी ठीक है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्य जब गन्ना उत्पादन में प्रमुख भूमिका रखते हैं तो चिंता होती है कि इन सूखाग्रस्त राज्यों में अगले कुछ वर्षों में पीने के पानी का अकाल भयंकर रूप ले लेगा। स्टीवन सोलोमन ने 21वीं सदी में पानी को लेकर विश्व युद्ध की आशंका व्यक्त की थी। स्टीवन सोलोमन, हमें अपनी कृषि सहित अन्य कार्यों में पानी के दोहन को हर हाल में रोकना होगा। तो ये रहा था इसका डिस्कशन। अब हम कुछ प्रश्नों पर देखते हैं, नज़र डालते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक हैं? पहला, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा, मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए। तो कौन कौन से इसमें सही है? तो चलिए सीधा इसके जवाब पर आते हैं। बी वाला सही है, यानी कि 1 और 2 इसमें सही है। अब व्याख्या देखते हैं। 1 और 2 में इसकी चाय का उत्पादन करना है तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए। उष्ण कटिबंधीय जलवायु मीन्स कि 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कह लें या 25 डिग्री मोटी मोटा कह लें, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा कह लें, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में जो जलवायु पाई जाती है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उपोष्ण जलवायु ये चाहिए, 2 में से कोई भी एक रहे या दोनों रहे चलेगा। और दूसरा, 150 से 250 सेंटीमीटर परास वाली भारी वर्षा चाहिए। और तीसरा, मृदा में अच्छी मात्रा में चूना नहीं होना चाहिए, है ना। तो पहला और दूसरा इसमें सही है। चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं। चाय एक श्रम गहन बागवानी फसल है। चाय क्या है? चाय एक बागवानी फसल है। चाय एक बागवानी फसल है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी, चाय के उत्पादन के लिए चाहिए ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवां क्षेत्र या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर से, चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं। चाय एक श्रम गहन बागवानी फसल है, ठीक। इसका उत्पादन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवां क्षेत्र या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसल में से है। अच्छा, गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ब्राज़ील में होता है। और गन्ना में पानी खूब लगता है, चावल में पानी खूब लगता है। चावल में पानी, 1 किलो चावल को उत्पादन करने में 4000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया भर में चावल का निर्यात बाजार 58 मिलियन टन का है। 58 मिलियन टन का है, जिसका 40% अर्थात 22 मिलियन टन चावल का निर्यात अकेले भारत ही करता है। जबकि गेहूं का निर्यात बाजार जो है वो है 225 मिलियन टन का। 225 मिलियन टन का गेहूं का निर्यात बाजार है, क्योंकि गेहूं में पानी कम लगता है चावल की अपेक्षा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो देश हैं वो गेहूं का निर्यात तो खूब करते हैं। यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, गेहूं का निर्यात करते हैं, लेकिन चावल का निर्यात नहीं करते हैं। देख ही सकते हैं कि गेहूं का निर्यात बाजार 225 मिलियन टन का है और चावल का निर्यात बाजार 58 मिलियन टन का है। और 58 मिलियन टन के 40% भारत ही कर देता है, 22 मिलियन टन चावल का निर्यात। और इस साल भारत ने चावल के निर्यात को रोक दिया है। तो दुनिया भर में 7 गुना, मतलब 7 साल
पिछले 7 सालों की अपेक्षा ज़्यादा महंगाई हो गई है चावल में, खाद्यान्न में मुद्रास्फीति हो गई है। और 2022 में चावल का उत्पादन भारत में कितना हुआ, तो वो है 131 मिलियन टन, 131 मिलियन टन। तो गन्ना भारत के मुख्य नकदी फसलों में से एक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज, किसको प्राप्त करने के लिए इसको उगाया जाता है? देखें, डी यानी कि सुक्रोज। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय श्रम नकदी फसल है। ऐसे ही जो चाय है वो भी उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय श्रम गहन नकदी फसल तो वो भी है और श्रम गहन भी है। उसके लिए जो तापमान है वो चाहिए औसत रूप से 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वार्षिक वर्षा औसत रूप से 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच चाहिए। ढलुआ या पहाड़ी क्षेत्र हो, ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी हो, ये सारी उसके दशाएं होती हैं जिसमें वो हो सकें। सुगम जल निकासी हो। ऐसे गन्ना भी एक उष्णकटिबंधीय श्रम गहन नकदी फसल है। गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो गन्ने से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर भी नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज फ्रक्टोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता। सुक्रोज जो है वो फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलेगा तो बनेगा सुक्रोज। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज मिला तो बन गया सुक्रोज। Fg बराबर S। फ्रक्टोज ग्लूकोज मिला तो बन गया सुक्रोज और सुक्रोज प्राप्त किया जाता है गन्ने से, जिसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। इसका आणविक सूत्र C12H22O11 होता है। किसका? सुक्रोज का। CHO, तो यहाँ कर लें 11, यहाँ कर लें 12, यहाँ कर लें 22, तो ऐसे। तो ये सुक्रोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का होता है CO12, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का। लेकिन सुक्रोज का हमने सीखा आज, इसका होता है ऐसे कर लें तो यहाँ पे 12, 22, 11, ये चीज़ सुक्रोज का है। और सुक्रोज बना होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिल करके। ठीक, अगला प्रश्न। भारत में कॉफ़ी बागान के संबंध में अब बताना है कौन से कथन इसमें सही हैं, कौन कौन से इसमें सही हैं। कि भारत में कॉफ़ी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण और आर्द्र नम जलवायु आवश्यक होती है, जहां पक्वन अवधि काल के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो। अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत हों। पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहां तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि हो। तो इनमें से कौन कौन सा या कौन से सही हैं बताना है। तो यहाँ देखें डी वाला सही है। डी मीन्स कि 1, 2 और 4 सही हैं, तीसरा गलत है। उष्ण और आर्द्र यानी कि नम जलवायु आवश्यक होती है, जहां पक्वन अवधि काल के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो ताकि वो पक सकें। अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत हों, तो जल निकासी अच्छी हो। और जल निकासी अच्छी उसमें भी मानता है चाय में। और चाय में क्या क्या? तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ढलवाई युक्त पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, और ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी होनी चाहिए, और उन्नत जल निकासी होना चाहिए। ये चाय के लिए था। इसके लिए भी उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत हों, और दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि हो। ढलान युक्त यहाँ पर भी हो,
कॉफ़ी के लिए चाहिए दोमट मिट्टी और चाय के लिए चाहिए लैटराइट मिट्टी। चाय के लिए लैटराइट मिट्टी मांगता है और कॉफ़ी के लिए दोमट मिट्टी मांगता है। अब आते हैं यहाँ पे व्याख्या। कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 16 से 28 यानी कि मध्यम। 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए कहवा के उत्पादन के लिए, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए। वहीं चाय के उत्पादन के लिए तापमान क्या था? 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और पानी चाहिए वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए और 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाय के लिए भी चाहिए था। दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि चाहिए इसके लिए, और चाय के लिए चाहिए था लैटराइट मिट्टी, ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी, और ढलान युक्त भूमि या पहाड़ी ढलुआ भूमि वहाँ भी चाहिए होता था की आवश्यकता होती है। तो तापमान जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड का था वो तापमान चाहिए औसत रूप से 16 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। वार्षिक वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर ही चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए, ढलान युक्त भूमि हो, और जो जलवायु हो वो उष्ण और आर्द्र जलवायु हो। कॉफ़ी के पक्वन अवधि यानी राइपनिंग पीरियड के दौरान शुष्क मौसम होता है, सामान्यतः नवंबर से मार्च। भारत में नवंबर से मार्च जो है शुष्क मौसम होता है, तो पक्वन अवधि वही होता है, राइपनिंग पीरियड वही होता है। कॉफ़ी बागानों की संरचना लहरदार घुमावदार होती है ताकि उपयुक्त वायु की उपलब्धता के साथ साथ जल निकासी भी होती रहे। साथ ही कॉफ़ी की खेती द्विस्तरीय मिश्रित छायादार पेड़ों के अधीन की जाती है। ये पेड़ ढलुआ या रोलिंग धरती पर भूक्षरण रोकते हैं एवं तापमान के मौसमी परिवर्तन से कॉफ़ी पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में कहवा की मुख्यतः दो किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती हैं। भारत में कहवा की मुख्यतः दो फसलें अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती हैं। ये अरेबिका रोबस्टा। भारत में कॉफ़ी की प्रमुखतः दो फसलें मतलब दो किस्में उगाई जाती हैं, अरेबिका रोबस्टा। तो चाय में तापमान चाहिए था 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कॉफ़ी में तापमान चाहिए 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी दोनों के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। दोनों के लिए ढलान युक्त मिट्टी होनी चाहिए, मतलब ढलान युक्त भूमि होनी चाहिए। और मिट्टी कॉफ़ी के लिए दोमट होनी चाहिए और चाय के लिए ह्यूमस युक्त लैटराइट मिट्टी होनी चाहिए। कॉफ़ी के दो किस्में भारत में मुख्यतः उगाई जाती हैं, अरेबिका तथा रोबस्टा। अरेबिका रोबस्टा। अगला प्रश्न, भारत में फिर से अगर चावल की बात करें, दुनिया में 225 मिलियन टन का गेहूं का निर्यात होता है। 58 मिलियन टन का चावल का निर्यात बाजार है दुनिया भर का। भारत 58 मिलियन टन में से 22 मिलियन टन तो भारत ही भेजता है, जो कि 40% है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं का निर्यात तो करते हैं परंतु चावल का निर्यात नहीं करते, क्योंकि 1 किलो चावल उत्पादन में 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो भारत न सिर्फ चावल का निर्यात कर रहा है बल्कि अपने जो बहुमूल्य जल संसाधन है, क्योंकि भारत में दुनिया की 18% जनसंख्या निवास करती है परंतु उसके पास पेयजल की आपूर्ति मात्र 4% ही है। फिर भी हम इतने कम पानी होने के बावजूद भी अपने जल संसाधन का दोहन करके चावल का उत्पादन कर रहे हैं और दुनिया को निर्यात करके खुश हो रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है? भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है? पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश, पश्मीना खरगोश और अंगोरा बकरियां, पश्मीना खरगोश और अंगोरा भेड़ें, पश्मीना बकरियां और अंगोरा भेड़ें।
पता नहीं भैया, पश्मीना बकरियां तो हैं, अंगोरा खरगोश है कि अंगोरा भेड़ें हैं? पश्मीना बकरी तो है, सुना है, पश्मीना खरगोश तो नहीं सुना कभी। और तो या तो ए या तो डी में से कुछ होना चाहिए शायद, लेकिन देखते हैं चलो। ए वाला है, पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। इससे क्या होता है कि स्पीशीज से अच्छी गुणवत्ता वाली, उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है। तो पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। पश्मीना बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जो कि विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। पश्मीना बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, जो कि विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। पश्मीना बकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। पश्मीना बकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन, अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है। खरगोश की यह प्रजाति भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में पाई जाती हैं। देखो, पश्मीना बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कि विश्व में उच्च कोटि की ऊन होता है। ऐसे अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, जो कि ये भी उच्च कोटि की ऊन होती है। पश्मीना बकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती हैं, जबकि अंगोरा खरगोश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? जीविका खेती माने कि जैसे वाणिज्यिक खेती, तो ये जीविका खेती नहीं है, ये बाकायदे प्रोफेशनल खेती होता है ना। ऑक्यूपेशनल एक व्यावसायिक कृषि होता है वाणिज्यिक खेती, जैसे कि गेहूं का मतलब उसका, गन्ने का, चाय, कॉफ़ी, इन सब का जो खेती किया जाता है, या जूट हो गया, कॉटन, मूंगफली, आलू, ये सब वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण हैं। तो इसका खेती किया जाता है जीविका निर्वाह के लिए नहीं, बल्कि पैसे कमाने के लिए। इसको कैश क्रॉप भी इसलिए कहते हैं, कैश क्रॉप। जीविका निर्वाह में जैव खेती जो होते हैं, ये भी जीविका निर्वाह के लिए नहीं होती है। जैव खेती मतलब अभी देखेंगे ऑप्शन में क्या है। जैव खेती होता है जिसमें जैविक खाद का यूज़ किया जाता है, रासायनिक जो उर्वरक हैं, रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। इससे जो फल या फूल या सब्जियां जो प्राप्त होती हैं, उसमें उच्च जैविक गुण पाए जाते हैं और उसका जो बाजार मूल्य है वो भी अधिक होता है। तो जैविक खेती जीविका के लिए तो नहीं किया जाएगा। विस्तीर्ण एवं महन खेती, पता नहीं क्या चीज़ होता है ये। स्थानांतरित जुताई जो है, ये खाली अपने जीविका निर्वाह के लिए किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि स्थानांतरित कृषि कर रहे हैं तो खूब पैसा इससे कमाएंगे। स्थानांतरित कृषि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे जो ट्राइबल सोसाइटीज़ रहती हैं, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए ही खेती, कहीं पे थोड़ा जंगल को जलाई, वहाँ पे खेती करी, 4-6 साल 10 साल रहीं, वहाँ की उर्वरा शक्ति घट गई, तो उस भूमि को छोड़ करके अन्य भूमि पे जा करके खेती करना शुरू कर दिया। और जो खेती को छोड़ कर गए थे जिस खेत को, वो फिर अगले 2-4 साल में फिर से वहाँ पे घास फूस पेड़ पौधे उगाएंगे, फिर से जंगल वहाँ पर हो जाएगा। तो स्थानांतरित कृषि जो है ये जीविका खेती का उदाहरण है। स्थानांतरित जुताई जीविका खेती का उदाहरण है, ठीक है। जीविका खेती या जीवन निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश हिस्सा कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति यानी पेट भरने के लिए प्रयोग करता है। उदरपूर्ति कितना चल, उदरपूर्ति। जीविका खेती, जीवन निर्वाह कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश हिस्सा कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता
और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो मानसून पर निर्भर करती है। मृदा की जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर निर्भर करेगी, यानी रासायनिक खाद ये सब चीज़ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे उसमें। खाली खेत को जलाया, जो राख हो गया उसी राख को मिट्टी में मिला देते हैं। तो जो मृदा की प्राकृतिक उर्वरता है उसी से काम चलाते हैं। वर्षा के लिए नहर नहीं है, पंप सेट नहीं है, बारिश आएगा तो उसी से काम चलेगा। और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, उस पर निर्भर करते हैं। तो ये है जीवन निर्वाह कृषि। और भी चीज़ें। जीवन निर्वाह कृषि को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। गहन जीविका, देखो पहला है ये, प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि बोलें या आदिम निर्वाह कृषि बोलें, इंग्लिश में कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और दूसरा है गहन जीविका कृषि, इंग्लिश में इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। स्थानांतरित कृषि प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही आती है। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर तथा जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पैड़ा पद्धति या झूम कृषि भी कहते हैं। पैड़ा पद्धति, कर्तन एवं दहन प्रणाली, पैड़ा पद्धति, झूम कृषि कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी स्थानांतरित कृषि विधि को अपनाया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। कुछ वर्षों बाद उस स्थान की मृदा की उर्वरता के समाप्त होने पर नए स्थानों पर वनस्पतियों व वृक्षों की कटाई व दहन किया जाता है। तो ये है। फिर अगला प्रश्न, कुल शस्य क्षेत्रफल यानी कितना क्षेत्र में खेती की जा रही है, कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र, यानी खेती का तो पूरा क्षेत्र ये है, मान लो कुल शस्य क्षेत्रफल कि खेती का कुल क्षेत्रफल ये है, परंतु वास्तविक बुआई क्षेत्र, तो कुल क्षेत्रफल ये है और वास्तविक बुआई क्षेत्र मान लो कितना है, तो ये कुल क्षेत्रफल 10 था और वास्तविक बुआई क्षेत्र 6 है मान लो, तो 10:6 के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ए लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, शस्य सघनता कहते हैं इसको। फसल उत्पादकता नहीं कहते, फसल चक्र तीव्रता नहीं कहते, शस्य विविधता नहीं कहते, ये सब कहाँ कहेंगे? शस्य सघनता कि खेती की सघनता क्या है, कितने क्षेत्र में खेती की जा रही है। तो शस्य क्षेत्रफल बड़ा होता है और बुआई क्षेत्र कम होता है या बराबर हो सकता है। किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या ही उस भूमि या कृषि क्षेत्र की शस्य सहानता या कृषि गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी कहलाती है। भैया ये है शस्य क्षेत्र, शस्य क्षेत्रफल ये है। मान लो कि ये 10 है, इस पूरे पर ही खेती की गई, तो हमने एक बार उत्पादन प्राप्त कर लिया। लेकिन एक साल में इसी खेत में अगर 3 फसलें हम उत्पादित कर लेते हैं, 3 प्रकार की खेतियां कर लेते हैं, तो इसकी फसल सघनता जो है, शस्य सहानता या कृषि गहनता, शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी ज़्यादा है। शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी का मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान ऐसे प्रीलिम्स में ऐसे पूछ सकते, शस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी का मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान में भारतीय राज्यों में सर्वाधिक शस्य गहनता पंजाब की है।
शस्य गहनता को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। शस्य गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। माने कि ऊपर लिख दिया कि सकल बोया गया क्षेत्र, मान लो कि 10 था, और इसी 10 एकड़ भूमि पर हमने 3 बार खेती कर ले, ये 30 एकड़ भूमि के बराबर की फसल उगा लिया, तो इसका आ गया 1/3 इंटू 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया ये, और 3 ये 100 हो गया, यानी कि 66 कितना जाएगा 100/3 यानी कि 33। तो 33% इसकी क्या है, कृषि सघनता हो जाएगी। यही तो। इस तरह शस्य गहनता कुल शस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र का अनुपात ही होती है। तो ये हमने 6 प्रश्नों को देखा है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।